यूक्रेन युद्ध बार बार परमाणु हमले की तरफ इशारा कर रहा है। रूस के शीर्ष अधिकारियों के बयान में सीधे सीधे परमाणु हमले का जवाब देने की भूमिका है। रूस के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति पुतिन साफ साफ शब्दों में परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। 28 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया है। अमेरिका भी नाटो देशों के साथ मिलकर रूस को घेरने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए एक मीटिंग भी बुलाई गई है। तो क्या रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अब नाटो शामिल हो जाएगा? तो क्या रूस और यूक्रेन युद्ध जो है अब नाटो और रूस का युद्ध बन जाएगा? क्या यह युद्ध अब महायुद्ध में बदल जाएगा? क्या यह युद्ध अब विश्व युद्ध बन जाएगा? नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर। यूक्रेन पर रूसी हमले के 4 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। रूस हर दिन उलझता ही नजर आ रहा है। भारी संख्या में रूसी सैनिक भी मारे जा रहे हैं। युद्ध समाप्त होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। यूक्रेनी सैनिक भले ही संख्या बल में कम हो, लेकिन वे रूसी सैनिकों के सामने डटे हुए हैं। यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में अनगिनत लाशें बिछी हैं। युद्ध दूसरे महीने में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कीव पर विजय के रूसी मंसूबे परे नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 29वें दिन भी जारी है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का पहली बार अंग्रेजी में वीडियो संदेश जारी किया गया। इसमें उन्होंने दुनिया के लोगों से यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा, हम सभी को रूस को रोकना होगा। दुनिया को ये युद्ध रोकना चाहिए। स्वतंत्रता मायने रखती है। अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकलिए। यूक्रेन का साथ दीजिए। रूस ने यूक्रेन की मानवीय स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्राफ्ट पेश किया था। भारत ने एक बार फिर तटस्थता की नीति को कायम रखते हुए वोटिंग से परहेज किया। भारत समेत 13 देशों ने इस ड्राफ्ट पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि चीन और रूस ने इसका सपोर्ट किया, जिसके बाद यह प्रस्ताव यूएनएससी में विफल रहा। इजराइल रूस की नाराजगी के डर से यूक्रेन को जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर देने से इनकार कर दिया। वहीं नाटो ने यूक्रेन को न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए जरूरी इक्विपमेंट भेजने की बात कही है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन फोर्सेस ने राजधानी कीव के पूर्वी इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेल दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से रूस पर वार क्राइम का आरोप लगाया है। ब्लिंकन ने कहा कि रूसी सेना जानबूझकर आम लोगों को निशाना बना रही है। पूरी दुनिया की नजरें पुतिन पर टिकी है कि वो आखिर क्या चाहते हैं। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की तरफ से एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी गई। 24 घंटे में यह उसकी दूसरी धमकी है। अब संयुक्त राष्ट्र में रूस के उप राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने परमाणु बमों का जिक्र किया है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ये बात कही थी। दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि अगर नाटो की तरफ से उनको उकसाया जाएगा तो फिर रूस पर परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और विश्व नेताओं ने यूक्रेन में रूस के हमले पर केंद्रित 3 शिखर सम्मेलनों में से पहले की शुरुआत की। रूस यूक्रेन संकट पर नाटो की बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद थे। जेलेंस्की ने इस बैठक में नाटो से कहा कि आपको साबित करना चाहिए कि आप लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन दिखा चुका है कि वह कितना सक्षम है और किस तरह यह यूरोप और दुनिया की सुरक्षा में योगदान दे सकता है। तो क्या रूस पर किसी बड़े एक्शन की तैयारी है? युद्धकाल के दौरान रूस बॉर्डर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। रूस बॉर्डर पर 1-2 नहीं बल्कि नाटो देशों के 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी तक शामिल है। दरअसल यूक्रेन के बॉर्डर पर बीते कुछ दिनों में लड़ाकू विमानों को रडार ने ट्रेस किया है। दावा यही किया जा रहा है कि विमान खतरनाक मिसाइल से लैस थे। ये विमान ना तो यूक्रेनी सेना के हैं और ना ही रूसी सेना के हैं। ना ही हंगरी के एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद लड़ाकू विमानों से जुड़ी जानकारी को दुनिया से साझा किया गया।
माना यही जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर और हंगरी एयर स्पेस में नजर आए लड़ाकू विमान अमेरिका के हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। युद्ध के दौरान रूस के 70 से ज्यादा फाइटर प्लेन और 100 से ज्यादा सैन्य हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। रूसी विमानों को गिराने वाले जिस पायलट के रहस्य में अभी तक रूस उलझा हुआ है, तो कहीं वो यही फाइटर प्लेन तो नहीं है। दरअसल बीते साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस ने एक ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार कर ली है जो पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकती है और हर लक्ष्य को भेद सकती है। पुतिन का दावा है कि इस मिसाइल को रोक पाना असंभव है। रूस के सरकारी टीवी पर पुतिन ने लोगों को एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया था। इसमें पुतिन ने कहा कि रूस ऐसे ड्रोन भी तैयार कर रहा है जिन्हें पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकेगा और वो परमाणु हमला करने में सक्षम होंगे। पुतिन ने आगे कहा था कि रूस की नई मिसाइल को यूरोप और एशिया में बिछे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर के बाद क्या हुआ, अभी तक दुनिया के लिए ये टॉप सीक्रेट है। इसका मतलब ये है कि रूस को यूक्रेन में अगर नहीं रोका गया तो इसका अगला टारगेट रूस से सटे दूसरे मुल्क बनेंगे जो नाटो के सदस्य हैं। खतरा बड़ा है, लिहाजा आर पार की लड़ाई के लिए नाटो के 30,000 सैनिकों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ठीक वैसे ही -डिग्री के तापमान में जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। नाटो और रूस में शक्तिशाली कौन? नाटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 सैनिक हैं। नाटो देशों के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,55,000 है। नाटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। नाटो देशों के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। नाटो देशों के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1,048 हैं, जबकि रूस के पास ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 739 हैं। नाटो देशों के पास टैंकर एयरक्राफ्ट 678 हैं, जबकि रूस के पास टैंकर एयरक्राफ्ट महज 20 है। नाटो देशों के पास 8,485 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि रूस के पास 1,543 हेलीकॉप्टर हैं। यानी रूस के सामने नाटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर है और कहीं न कहीं जेलेंस्की इसलिए नाटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर युद्ध में नाटो देश उतरते हैं तो इसका अंजाम बहुत ही भयावह होगा और इसी के जवाब में पुतिन परमाणु युद्ध की बात भी कह चुके हैं। नाटो के युद्धाभ्यास का मतलब क्या है? नाटो के 27 देशों के 30,000 सैनिक शामिल हैं। खून जमा देने वाली सर्दी में दुश्मन से निपटना है। जल, थल और वायु में जंग की तैयारी। नार्वे और समंदर से हो रहा है युद्धाभ्यास। किसी भी वक्त युद्ध लड़ने को तैयार रहना है। रूस को घेरने के लिए अब नाटो ने कमर कस दी है। इसी के चलते 30,000 सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और परमाणु पनडुब्बी युद्ध का रिहर्सल कर रहे हैं। नाटो ने रूस की सीमा के पास नार्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो यूक्रेन में कहर बरपा रही है। रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह युद्धाभ्यास की टाइमिंग है। दरअसल नार्वे की 200 किलोमीटर जमीनी सीमा रूस से लगती है। बड़ी बात यह है कि इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पॉन्स नाम दिया गया है। ये युद्धाभ्यास रूस की सीमा से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। अभ्यास के दौरान सैनिक नार्वे के समुद्र तटीय इलाके में जंगी जहाज से उत्तर छापा मारने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और फ्रिगेट HMS रिचमंड समेत कई घातक जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। वहीं समंदर में युद्धाभ्यास के साथ साथ हवाई अभियान भी किया जाएगा। युद्धाभ्यास उस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन की तरफ से लगातार नाटो मुल्कों से मदद मांगी जा रही है। हालांकि जेलेंस्की ने नाटो मुल्कों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। नाटो विवादास्पद चीजों और रूस के साथ टकराव से डरता है, तो क्या पर्दे के पीछे नाटो सेना युद्ध की तैयारी कर रही है? आने वाले दिनों में किसी भी वक्त नाटो मुल्क युद्ध में शामिल हो सकते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन नाटो ने दावा किया है कि सैन्य अभ्यास का युद्ध से कोई संबंध नहीं है। यूक्रेन में पुतिन के लिए एक मुश्त जीत असंभव लग रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने का समय मिल गया।
यूरोप, अमेरिका और जापान के देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध भी रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। पुतिन अब यूक्रेन से जंग में चौतरफा घिर गए हैं। उन्हें अब इस भंवर से निकलने की आवश्यकता है ताकि ये उनके राजनीतिक अंत की वजह ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। यूक्रेन में रूस के हमले ने पश्चिमी देशों के डिफेंस अलायंस नाटो में नए मकसद की भावना जगा दी है। यूक्रेन में रूस के हमले के 1 महीने के बाद 3 सम्मेलन हो रहे हैं। एकजुटता दिखाने के लिए नाटो, G7 और यूरोपीय संघ तीनों ही बैठकें आयोजित कर रहे हैं। ऐसी एकजुटता जो पश्चिमी देशों में कम देखने को मिलती है। ब्राजील में यूरोपीय संघ के किसी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इन सम्मेलनों में अमेरिकी राष्ट्रपति पश्चिमी देशों के साथ रूस को घेरने के हर संभव तरीके अपनाएंगे। इन सम्मेलनों में रूस को रोकने के लिए पश्चिमी देश नई रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। ये खास रिपोर्ट भी देखिएगा। यूक्रेन में रूस के हमले के 1 महीने के बाद 3 सम्मेलन हो रहे हैं। एकजुटता दिखाने के लिए नाटो, G7 और यूरोपीय संघ तीनों ही बैठकें आयोजित कर रहे हैं। इन सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को ब्रसेल्स पहुंचे। बाइडेन का ये ब्रसेल्स दौरा महज प्रतीकात्मक नहीं है। इसका मकसद यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने का है। हालांकि ये एकजुटता एक सीमा तक ही होगी। यूक्रेन के लिए ज्यादा मदद और पूर्वी सहयोगियों के लिए ज्यादा सैनिकों की तैनाती पर नाटो के सदस्य देशों के 30 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहमत हुए हैं। इसके बाद बाइडेन पोलैंड जाएंगे और रूस के खिलाफ आगे का एजेंडा तय करेंगे। जंग के खिलाफ रूस से भी आवाजें उठने लगी हैं। जंग की वजह से नाराज पुतिन के सहयोगी ने रूस छोड़ दिया है। क्रेमलिन के जलवायु दूत ने अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा देकर रूस छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, जंग की वजह से रिफ्यूजी अब रूस की तरफ भी जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के डोनबास इलाके से 4 लाख से ज्यादा लोग रूस में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस कुछ एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक स्कॉट डी बैरियर ने गुरुवार को ही अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया था। रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियारों पर ज्यादा निर्भर हो सकता है। यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन 1 से ज्यादा बार अपने परमाणु हथियारों का जिक्र कर चुके हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक रूस को ये भी लगता है कि परमाणु हथियारों को लेकर तनाव बनाए रखने से नाटो को पीछे हटने का संकेत दिया जा सकता है। हालांकि युद्ध को लेकर रूस में भी विरोध बढ़ रहा है। यदि पुतिन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो ये विरोध और भी बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में ये विरोध पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट तक पहुंच सकता है। पुतिन के सामने तख्ता पलट का भी गंभीर खतरा है, क्योंकि रूस के बहुत से ताकतवर लोग युद्ध की दिशा से खुश नहीं हैं। वो अब इसे रूस के युद्ध के रूप में नहीं बल्कि पुतिन के युद्ध के रूप में देख रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं, वहीं अब यूक्रेन में यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना भेजने की बात कही जा रही है। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये विश्व युद्ध को न्योता देना होगा। कनाडा के पूर्व राजनयिकों ने यूक्रेन में यूनाइटेड नेशन की शांति सेना को भेजने की मांग की है और इसके लिए यूक्रेन में शांति मिशन के लिए चीन सहित संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों के बीच समर्थन जुटाने के लिए काम करना चाहिए। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के ही पास है। रूस के पास ऐसे परमाणु बम भी हैं जो पूरे के पूरे शहर का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद रूस ने अपने देश के परमाणु हथियार तैनात करने का आदेश भी दे दिया था। यदि पश्चिमी देशों के अनुमानों को सही माना जाए तो रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, जिन्हें एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है या पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या समुद्री जहाज से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस और अमेरिका दोनों ने ही शीत युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर स्ट्रैटेजिक परमाणु हथियारों का विकास किया था। उदाहरण के तौर पर रूस ने अब तक जिस सबसे बड़े परमाणु हथियार का परीक्षण किया है वो हिरोशिमा पर दागे गए अमेरिकी परमाणु बम से 3000 गुना ताकतवर है।
वहीं अमेरिका का परीक्षण किया गया सबसे ताकतवर परमाणु हथियार हिरोशिमा पर दागे गए बम से 1000 गुना ताकतवर है। ये माना जाता है कि इस समय रूस के पास जो सबसे विनाशक परमाणु हथियार है वो 800 किलोटन क्षमता का हो सकता है। यूक्रेन युद्ध में ऐसे स्ट्रैटेजिक बमों के इस्तेमाल की संभावना बेहद कम है क्योंकि इनसे सर्वनाश तय है। इन भारी परमाणु बमों का इस्तेमाल इसलिए भी असंभव माना जाता है क्योंकि यदि युद्ध में इनका इस्तेमाल शुरू हुआ तो धरती से जीवन ही समाप्त हो सकता है। अब यह आशंका पैदा हुई है कि 76 साल के बाद पुतिन इस मिथक को तोड़ सकते हैं कि परमाणु बमों का इस्तेमाल भी युद्ध में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। दुनिया भर में युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने की अपीलें हो रही हैं। पश्चिम के देश रूस के खिलाफ फिर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में नए पुराने का मिश्रण दिख रहा है। यहां साइबर युद्ध भी लड़ा जा रहा है तो परमाणु हथियारों का डर भी दिखाया जा रहा है। इन सब के बीच रूस और यूक्रेन की जंग किस ओर जा रही है, यह देखना भी जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखिएगा। यूक्रेन की लड़ाई परमाणु युद्ध पर आई, रूस की सीधी धमकी, दुनिया की धड़कन बढ़ी। दमित्री पेस्कोव का बयान, महाविनाश की आहट, जेलेंस्की का झुकने से इनकार, तीसरा विश्व युद्ध मतलब परमाणु युद्ध। जिसका डर दुनिया भर को है, यूक्रेन का युद्ध उस ओर मुड़ने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इस नाक की लड़ाई में कोई भी झुकने को राजी नहीं है। एक और अमेरिका नाटो देशों के साथ आगे की योजना बनाने के लिए पोलैंड में मीटिंग करने जा रहा है, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के बयान से महाविनाश की आहट शुरू हो चुकी है। ताकत के नशे में चूर रूस ने साफ कह दिया है कि यदि उसकी प्रतिष्ठा को जरा भी आंच आई तो युद्ध में परमाणु बम भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। मतलब साफ है कि एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी बनने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में रूस के पास युद्ध को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रूस लगातार चीन से मदद की बात कर रहा है। अगर इस युद्ध में चीन रूस के समर्थन में आता है तो जाहिर है अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा। यह अमेरिका और नाटो देशों के लिए बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में इसका दायरा यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी आंच यूरोप के अन्य देशों तक जानी है। पुतिन की नजर यूक्रेन के समर्पण कराने पर टिकी है और ऐसा नहीं हो सकता है, ये जेलेंस्की के हित में नहीं होगा। ऐसे में ये युद्ध लंबा चलेगा और चीन पर रूसी सहयोग का दबाव बन सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस यूक्रेन को दबाने के लिए परमाणु हमले के लिए उतावला हो सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका और नाटो देशों को इस युद्ध में आगे आना होगा। इन तमाम अटकलों के कारण जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर पुतिन के साथ वार्ता विफल रहती है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। दरअसल रूस ने हाल ही में कहा था कि अगर यूक्रेनी सेना समर्पण कर देगी तो वो मरियोपोल में नागरिकों को सुरक्षित निकासी के लिए मानवीय गलियारा दे सकता है। इसी क्रम में जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पुतिन के साथ वार्ता विफल रही तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। हाल ही में जेलेंस्की ने नाटो को लेकर भी एक बयान दिया। अगर रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता विफल रहती है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। यूक्रेन रूस के समक्ष समर्पण नहीं करेगा। नाटो को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वे हमें स्वीकार कर रहे हैं या खुले तौर पर कहें कि वो हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सच तो ये है कि नाटो रूस से डरते हैं। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी शहर खेरसोन में कई नागरिक दुश्मन फौज के टैंकों के खिलाफ डट गए हैं। सोमवार शाम एक चौराहे पर स्थानीय नागरिकों ने रैलियां निकाली। लोगों ने रूस वापस जाओ के नारे लगाते हुए हमलावरों के टैंकों व बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही ठप कर दी।
प्रदर्शन से बौखलाए रूसी फौजियों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी करके तितर बितर करने की कोशिश की। कीव के पास चेचेन लड़ाके अंधाधुंध गोले बरसाते नजर आ रहे हैं। चेचेन लड़ाके दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों में शुमार होते हैं। स्वभाव से वो बेहद बर्बर माने जाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचेन लड़ाकों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अभी भी यूक्रेन में खासी तादाद में चेचेन लड़ाके मौजूद हैं। शेख मंसूर दस्ते के चेचेन लड़ाके रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यूक्रेन ने मकरीव से रूसी सेना को पीछे धकेलकर फिर कब्जा जमा लिया। खतरनाक हमले, मलबे में तब्दील शहर। रूस ने चेर्नोबिल की लैब को तबाह किया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की थी लैब, रेडियो एक्टिव वेस्ट के प्रबंधन पर नजर रखती थी। मारियुपोल में 80% से ज्यादा घर और बिल्डिंग तबाह। अब तक करीब 2.5 लाख शहर छोड़ चुके। खंडरों में रात बिताने को मजबूर लोग। रूस ने यूक्रेन पर पहली बार अपनी सबसे खतरनाक और स्मार्ट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। 19 मार्च को पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रांकीवस्क इलाके में रूस ने यूक्रेन के हथियारों का डिपो ही तबाह कर दिया। इसके अलावा वो यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, थर्मोबैरिक जैसे कई और जानलेवा हथियार बरसा रहा है। ये ऐसे खतरनाक हथियार है जो इंसान को भाप बना देते हैं। अमेरिका समेत किसी भी पश्चिमी देश के पास इन मिसाइलों को मार गिराने लायक कोई मिसाइल नहीं है। रूस के खतरनाक हथियार हाइपरसोनिक मिसाइल। इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं। 1500 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता। इस मिसाइल से परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। पहली बार इस मिसाइल की टेस्टिंग 2018 में की गई थी। KH-47M2 किंजल मिसाइल से 10 गुना ज्यादा रफ्तार, दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। जमीन से लेकर समुद्र तक सटीक हमला। इसके सामने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल। अमेरिका के पास भी इसका कोई काट नहीं। लगभग 500 किलोग्राम का परमाणु पेलोड ले जा सकती है। रूस के खतरनाक हथियार कैलिबर क्रूज मिसाइल बिना किसी व्यक्ति के ऑपरेट होती है। एरोडायनेमिक लिफ्ट से उड़ान भरती है। इसका काम टारगेट पर विस्फोटक या पेलोड गिराना है। पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। रूस के खतरनाक हथियार इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल की जाती है। नीचे आते ही दुश्मन को तबाह कर देती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर। ये 700 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। रूस के खतरनाक हथियार क्लस्टर बम। इसकी बनावट कनस्तर की तरह सैकड़ों बम भरे होते हैं। विस्फोट से एक साथ हजारों की संख्या में मौत। क्लस्टर बम पर बैन लगाया जा सकता है, लेकिन रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा। रूस के खतरनाक हथियार थर्मोबैरिक हथियार हवा से ही ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। पारंपरिक बम की तुलना में काफी अधिक विनाशकारी। यह हथियार 2 स्टेप में वर्क करता है। ये इमारतों उपकरणों को मिट्टी में मिला देता है, आदमी को भाप बना देता है। रूस के खतरनाक हथियार रूसी टैंक। टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है। दुश्मनों के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में सक्षम। पहली बार 2013 में रूसी आर्म्स एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। ये मानव रहित टैंक आर्मटा दूसरों की तुलना में तेजी से दुश्मनों का खात्मा करता है। ये हल्का होता है और शहरी युद्ध में ये माहिर है। वहीं रूस ने पहली बार माना कि मेलिटोपोल के मेयर को छोड़ने के बदले उसने अपने 9 सैन्य अधिकारियों को यूक्रेनी सेना से आजाद कराया था। यूक्रेन को कीव में मिली अहम सफलता के कारण अब रूसी सेना राजधानी को फिलहाल उत्तर पश्चिम दिशा से नहीं घेर पाएगी। बौखलाए रूस ने कीव में बमबारी और तेज कर दी। राजधानी के उत्तरी इलाके से काले धुएं के गुब्बार उठते नजर आए, जबकि उत्तर पश्चिम में वो तोपखाने से हमला करने की कोशिश कर रहा है। मैरियुपोल पर भीषण हवाई हमला जारी है। मैरियुपोल से करीब 3000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई कि यूक्रेन में रूस रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।